Hello everyone, welcome to Physica Tube. In this video I will discuss MCQs on quantum mechanics and this is part 5 of the series. इसके साथ ही जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच करी है, आप पहले PDF देख सकते हो. अगर आपको क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगेंगे देन यू कैन वॉच द वीडियो फॉर द सॉल्यूशंस. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स आर रेफर्ड टू एज. सो हमें पता है कि जो फोटोन है या लाइट है इट हैज़ वेव करेक्टर एज वेल एज अ पार्टिकल करेक्टर विच वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन. सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर पार्टिकल्स दे हैव वेव्स अटैच्ड विद देम और उन वेव्स को हम नाम देते हैं मैटर वेव्स. दिस वॉज गिवन बाय डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली के इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है वेव्स की दैट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट है द फुल श्रोडिंगर इक्वेशन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म इज. सो श्रोडिंगर इक्वेशन की कॉम्पैक्ट फॉर्म जो है एच साई इज इक्वल टू ई साई होती है और ई जो एनर्जी है इसका अगर आप ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे दैट इज आइटा एच कट करली बाय करली टी. सो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑपरेटर इन वन डायमेंशन इज. मोमेंटम ऑपरेटर इज माइनस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स. नेक्स्ट इन द प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई the quantity psi mod square is. so psi mod square जो quantity है it is called the probability density option C और psi को probability amplitude बोलते हैं. इसके रिलेटेड मैंने प्रीवियस जो वीडियोस हैं MCQs वाली उसमें काफ़ी डिस्कस करा है. आप वहाँ पे वीडियोस में जाके भी इसकी डिस्क्रिप्शन इसकी डिटेल देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू पार्टिकल्स आर entangled and it is observed that one has its spin up, how long does it take for the other particles spin to be down. सो यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं दे आर एंटेंगल्ड. व्हाट इज एंटेंगलमेंट? एंटेंगलमेंट इज द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स. इट मीन्स कि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं एंड समथिंग इज हैपनिंग विद वन पार्टिकल एंड देन समथिंग विल मस्ट हैपन विद द अदर पार्टिकल ऑल्सो. ठीक है, दोनों एक दूसरे से एंटेंगल्ड हैं और चाहे उनके बीच में कितना भी डिस्टेंस हो, हाउ मच फार अपार्ट दे आर, अगर एक के साथ कुछ हो रहा है तो दूसरे के साथ भी कुछ होगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस. दिस टर्म वाज गिवन बाय आइंस्टाइन. सो इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हमारे पास एक पार्टिकल है लेट से इलेक्ट्रॉन है या फोटोन है और ये हाफ रेड हाफ वाइट है एंड हम कुछ मेजरमेंट करते हैं, हम इसका कलर मेजर करते हैं लेट से. तो जैसे ही हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे अगर इसका कलर वाइट होगा इंस्टेंटेनियसली इसका जो कलर है दूसरे पार्टिकल का इट विल टेक रेड कलर. ठीक है, सो ये जो एक्शन है ये इंस्टेंटेनियसली होता है. इसकी जो स्पीड है हैपन होने की दैट इज 10,000 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. सो दैट इज वाई इफ वी हैव टू पार्टिकल्स एंटेंगल्ड एंड अगर एक की स्पिन अप है दूसरे की स्पिन डाउन होने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा. सो दैट इज वाई वी कैन से कि इंस्टेंटेनियसली दूसरे की स्पिन जो है डाउन हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन साई एक्स टी इज इक्वल टू दिस इज ऑफन कॉल्ड अ स्टेशनरी स्टेट बिकॉज. तो जो यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन गिवन है साई. ठीक है, इसके लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करते हैं दैट इज साई मॉड स्क्वायर डी एक्स. क्योंकि साई मॉड स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू साई स्टार साई और साई के केस में यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये कम्प्लेक्स है तो इससे ये वाली टर्म जो है ये मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगी बिकॉज ई पावर माइनस आइटा टी ओवर एच कट इंटू ई पावर प्लस आइटा टी ओवर एच कट आएगा. तो इसलिए यहाँ पे साई एक्स बचेगा, सिर्फ टाइम डिपेंडेंस चली जाएगी. सो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. इसलिए इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. अगर इस स्टेट में जो टाइम पार्ट है वो कम्प्लेक्स होगा तो उस केस में हम इस स्टेट को स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे क्योंकि फिर कम्प्लेक्स है अगर ये पार्ट तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में चला जाएगा. ठीक है, वहाँ पे कोई टाइम डिपेंडेंस नहीं बचेगी. दैट इज व्हाई द स्टेट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट. दिस सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम मैकेनिकल एंटिटीज ए टू डी विद सम एक्सेप्शंस मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट, कॉन्टीन्यूस एंड नॉर्मलाइजेबल और स्क्वायर इंटीग्रेबल. तो हमारे पास यहाँ पे 4 क्वांटम मैकेनिकल एंटिटीज़ गिवन है. इसमें से कौन सी एंटी जो है उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी कि वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस एंड
नॉर्मलाइजेबल। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारी होती हैं वेव फंक्शंस की, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द वेल डिफाइंड वेव फंक्शन मस्ट नॉट बी। तो जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात करी है कि जो वेव फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इट शुड बी सिंगल वैल्यूड, इट शुड बी कॉन्टीन्यूस, इट शुड ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये तीनों वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। और जो चौथा है, हमें ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वेव फंक्शन की नहीं है। सो दिस आंसर इज ऑप्शन डी। जो वेव फंक्शन है इट इज़ नॉट ऑलवेज अ रियल फंक्शन। वेव फंक्शन कुड बी कम्प्लेक्स फंक्शन और रियल फंक्शन, ठीक है। ऑलवेज रियल फंक्शन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द मूविंग पार्टिकल कन्फाइंड इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इज़ नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल गिवन है। अगर हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है जिसकी जो विड्थ है एल है, ठीक है, यहाँ पे जो बाउंड्रीज पे पोटेंशियल है दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो उस केस में हम जो एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं ई एन दैट इज़ इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर ओवर 8ml², ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं एन इज़ इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी की वैल्यू आएगी, उसको हम अगर E1 बोल दें तो एन इज़ इक्वल टू 2 के लिए जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ 4 टाइम्स E1, एन इज़ इक्वल टू 3 के लिए 9 टाइम्स E1 एंड सो ऑन। सो दिस एनर्जी फॉर एन इज़ इक्वल टू 1 इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और एनर्जी की सारी वैल्यूज़ क्वांटाइज तो होती हैं, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं अलग अलग स्टेप्स में, बट इसके साथ ही जो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं दे आर पॉजिटिव। एनर्जी स्टेट्स जो है पॉजिटिव होती हैं। और इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस ये हैं जो ए एंड डी, एक में है क्वांटाइज्ड नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स, एक में है क्वांटाइज्ड पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स। तो ये वाला ठीक हो गया, इसलिए जो रॉन्ग जो आंसर है इस केस में जो चीज़ पॉसिबल नहीं है दैट इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। हमें यही बताना है कि विच इज़ वेल इज़ नॉट करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेल में क्वांटाइज्ड नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोटोन ऑफ 45 पिकोमीटर वेवलेंथ undergoes scattering by loosely bound electron nearly at rest. The maximum wavelength of scattered photon will be. So we have a photon, incoming photon has wavelength lambda is equal to 45 picometer, and after scattering from a loosely bound electron the wavelength of photon we have to find, ठीक है। तो ये वाली वेवलेंथ हमें लैम्डा डैश फाइंड करनी है। एंड यहाँ पे क्योंकि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से स्कैटर हो रहा है तो दिस इज द कॉम्पटन स्कैटरिंग, ठीक है। सो फॉर द कॉम्पटन स्कैटरिंग वी हैव द फॉर्मूला लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम ई सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई, ठीक है, वेयर एम ई इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जिस इलेक्ट्रॉन से स्कैटर हो रहा है उसका मास हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू 0.0242 इसको सॉल्व करके, ठीक है। ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस फाई एंड मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के केस में क्या होता है, जो फाई होता है स्कैटरिंग एंगल दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर इसकी वैल्यू हम 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये ब्रैकेट से हमारे पास आ जाएगा 2 और ये हो गया टोटल 0.0484 एंगस्ट्रॉम। और अगर हमने पिकोमीटर में निकालना है तो ये हो जाएगा 4.84 पिकोमीटर। अभी हमें लैम्डा डैश निकालना है क्योंकि स्कैटर्ड फोटोन जो है उसकी वेवलेंथ इनकमिंग फोटोन से ज़्यादा होती है। लैम्डा की वैल्यू 45 गिवन है और यहाँ से लैम्डा डैश सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 49.84 पिकोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एट टी इज इक्वल टू 0 हाइड्रोजन एटम इज इन स्टेट साई गिवन बाय। तो हाइड्रोजन एटम की स्टेट साई गिवन है यहाँ पे एंड जो 1s0 है इसका मतलब है कि n1 है, l जो है दैट इज़ 0 फॉर s स्टेट के लिए l 0 होता है और m की वैल्यू भी 0 है। तो ये वाली स्टेट 1 0 0 हो गई। ऐसे ही 2p1 का मतलब n2 l1 एंड m1, दिस इज n2 l1 एंड m-1, दिस इज 2 1 0। तो ये स्टेट हमारे पास गिवन है और इसमें हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल स्क्वेयर। तो ये हमें कैसे निकालनी है, सबसे पहले हम जो हमारी स्टेट साई है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये कोफिशिएंट है 1/√2, 1s0 को हम साई 1 0 0 लिखते हैं
फॉर कन्वीनियंस हम लिख रहे हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको हमने स्टेट को साई 1 0 0 लिख दिया, नेक्स्ट स्टेट को साई 2 1 1, ठीक है, देन साई 2 1 -1 2 1 0। तो ये स्टेट हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन चेक करेंगे, वेदर द गिवन स्टेट और द गिवन वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, दिस शुड बी इक्वल टू 1। और इसको आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं। अगर आप ये कंडीशन लगाएंगे तो आपके पास जो कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साई स्टार साई बेसिकली आ जाएगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू साई स्टार साई डी टाउ। तो साई स्टार साई करेंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स ये टर्म है एक, तो एक बार प्लस आइटा आ जाएगा। तो सबका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर करके फर्स्ट टर्म से आ जाएगा 1/2, नेक्स्ट टर्म जो है आइटा बाई 3√2 एंड साथ में इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस आइटा बाई 3√2। तो यहाँ से इससे हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज़ 1/18। नेक्स्ट जो टर्म है ये वाली, यहाँ से भी टर्म हमारे पास 1/18 आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट टर्म जो है उससे हमारे पास टर्म आ जाएगी 7/18। और जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1। इट मीन्स जो गिवन स्टेट है दैट इज़ नॉर्मलाइज्ड, इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज है तो हम इसकी एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखो कैसे निकालनी है। ये हमारी साई स्टेट जो है, ठीक है, कैटब्रा नोटेशन है। तो इस स्टेट में ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे माइनस आइटा है ना, तो ये प्लस आइटा आएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको इस नोटेशन में ब्रा नोटेशन में लिख रहे हैं। तो ये साइन चेंज हो जाएगा एंड देन एल स्क्वायर एंड दिस इज द साई वैल्यू, ठीक है, ये साई स्टेट है। यहाँ पे ये वाली टर्म माइनस आएगी। और अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एल स्क्वायर जो है दिस इज ऑपरेटर और ये इस स्टेट पे एक्ट करेगा। मींस यहाँ पे चार जो टर्म्स हैं चारों पे एक्ट करके हमारे पास चार वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। सो ये वाली चीज़ हम सॉल्व कर लेंगे। ये स्टेट जो साई है ये ऐसे ही रहेगी एंड एल स्क्वायर जब एक्ट करेगा, क्योंकि ये ऑपरेटर का वैल्यू है एल इंटू एल प्लस 1 एच का स्क्वायर साई आ जाता है। तो एल की वैल्यू देखेंगे हम, हर एक स्टेट, चार स्टेट्स हैं, सब में एल की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट इस केस में एल 0 है तो इसलिए 0 आ जाएगा, ठीक है। इस स्टेट में एल की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 2 आ जाएगा यहाँ से 2 एच का स्क्वायर। एंड इस स्टेट से भी एल 1 है तो 2 एच का स्क्वायर आएगा और इस स्टेट में एल 1 है 2 एच का स्क्वायर आएगा। तो ऐसे करके ये हमारी ऑपरेटर जो है एल स्क्वायर इस स्टेट पे एक्ट करके ये वैल्यूज दे देगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो हमारे पास एल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे आएगी, ये दोनों जो फर्स्ट टर्म्स हैं यहाँ से तो 0 बन जाएगा। देन ये जो सेकेंड टर्म्स हैं ये दोनों यहाँ से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2 एच का स्क्वायर बाय 18। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट स्टेट है यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके 2 एच का स्क्वायर बाय 18 और लास्ट टर्म से हमारे पास आ जाएगा 14/18 एच का स्क्वायर इनटू दिस स्टेट। तो ये वाली टर्म्स तो 1 1 है सारी और जो रिमेनिंग है ये 0 हो गई। बाकी को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया एच का स्क्वायर। तो इसलिए इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आएगी दैट इज़ इक्वल टू एच का स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में एच का स्क्वायर तो नहीं है तो इसलिए हम जो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन डी 1 मीन्स दिस इज 1 एच कट स्क्वायर। नेक्स्ट है इन केस ऑफ वेव फंक्शन साई आर इज इक्वल टू ई पावर आइटा के आर ओवर आर द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज। सो हमारे पास वेव फंक्शन साई गिवन है और हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एस इज इक्वल टू माइनस एटा एच कट बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। सो ये वाला फार्मूला आपको बीएससी की बुक में मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का। और इस फॉर्मूले में अभी हमने साई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एस निकालना है। एस इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और यहाँ पे जो साई गिवन है हमारे पास इसकी ये फॉर्म है। एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अगर सिर्फ आर के ऊपर डिपेंडेंस है वेव फंक्शन की तो उस केस में डेल साई की वैल्यू करली साई ओवर करली आर होती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे साई स्टार करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ई पावर माइनस आइटा हो जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ साई माइनस दिस इज साई एंड डेरिवेटिव ऑफ साई स्टार। सो फर्दर जब डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का तो इस टर्म में हमारे पास दो टर्म्स बन जाएंगी। वन इज ई पावर आइटा के आर ओवर आर स्क्वायर और माइनस आ जाएगा प्लस एक्सपोनेंशियल ई पावर आइटा के आर का डेरिवेटिव हो जाएगा आइटा के
इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा के आर ओवर आर। सिमिलरली सेकेंड जो टर्म है इसका डेरिवेटिव से भी हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल एक्सपोनेंशियल टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक माइनस आइटा के आर है, एक प्लस आइटा के आर, और जो बाकी बचेगा उसमें ये जो दो टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। और ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके 2 आइटा के ओवर आर स्क्वेयर, 2 भी कैंसिल हो गया, माइनस आइटा इंटू आइटा इज +1, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गया एच के ओवर एम आर स्क्वेयर। सो यहाँ से हमें पता है कि जो एच कट के है दिस इज द मोमेंटम, मोमेंटम इज पी इज इक्वल टू एच कट के, और इसकी वैल्यू अगर हम वेलोसिटी में लिखें दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी एच कट ओवर के इंटू एम। सो एच कट ओवर के इंटू एम की वैल्यू हमने v सब्स्टिट्यूट कर दी तो आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज v ओवर आर स्क्वेयर। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द डीजेनरेसी फॉर 3 डिमेंशनल आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। हमारे पास 3 डिमेंशनल आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है और हमें डीजेनरेसी निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डीजेनरेसी देख लेते हैं आइसोट्रॉपिक ऑसिलेटर की। जो एनर्जी का वैल्यू होता है फॉर 3 डिमेंशनल आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर E इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एन एक्स एन वाई एन जेड है इसको हम कैपिटल एन से लिख देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो इसकी एनर्जी हो गई n प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, और n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे हम। अगर n 0 हो जाएगा तो दैट इज द ग्राउंड स्टेट, उसके लिए एनर्जी की वैल्यू 3/2 एच कट ओमेगा हो जाएगी। एंड n 0 के लिए एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज 0 ओनली, ठीक है। तो इस केस में कोई डिजेनरेसी नहीं होगी। सिमिलरली अगर n 1 है तो उस केस में एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5/2 एच कट ओमेगा आ जाएगी, ठीक है। और इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एन एक्स एन वाई एन जेड की 3 तरीके से हम वैल्यूज चूज़ करेंगे तो हमारे पास सेम ही एनर्जी आएगी, और इसलिए इसको बोलते हैं 3-फोल्ड डीजेनरेसी। इसको हमने 3-फोल्ड लिखा है, इसको 1 + 2 लिख दिया, ठीक है। दिस इज़ फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि हमें डीजेनरेसी का फॉर्मूला डिराइव करना है और उसके लिए हम एक पहले इसको जनरलाइज कर लेंगे फिर फॉर्मूला लास्ट में डिराइव करेंगे। ऐसे ही n अगर 2 हो गया तो 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 + 3/2 इज 7/2, और इस केस में n को 2 बनाने के लिए हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इसलिए ये वाली जो स्टेट है दैट इज 6-फोल्ड डीजेनरेट, और इसको हमने 1 + 2 + 3 कर दिया। एंड नेक्स्ट अगर n 3 है तो उसके लिए हमारे पास टोटल 10 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। 10 कॉम्बिनेशंस कौन सी हैं, ये 1 1 1 हो गया, एक 0 1 2, इसके लिए 6 हो गए, और जो यहाँ पे दिख नहीं रहा दैट इज 0 3 0। अगर 0 3 0 करेंगे, 0 0 3 करेंगे या 3 0 0, तो 3 वहाँ से आगे स्टेट्स 1 प्लस ये 6 होगी प्लस 3, तो टोटल 10 होगी, ठीक है। इसलिए ये वाली जो स्टेट है दैट इज 10-फोल्ड डीजेनरेट। तो 10-फोल्ड के लिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4। ऐसे ही अगर हम चलते जाएं, अगर हमारी n की वैल्यू लेट अस से कि n हो जाए तो उस केस में हमारी एनर्जी n + 3/2 एच कट ओमेगा आएगी, और डीजेनरेसी क्या बन जाएगी, देखो 1 के लिए था 1 + 2, 2 के लिए 1 + 2 + 3 ये 3 था, और ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 हो गया तो 1 + 2 + 3 + 4 ये 4 +4 अप टू जो हमारी यहाँ पे लास्ट टर्म बनेगी दैट इज n + 1। तो अभी हमने इसका समेशन निकालना है, ठीक है। तो समेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास 1 + 2 + 3 अप टू n, इसका समेशन निकालना है हमें AP लगा के। सो द आंसर इज n × n + 1/2, और यहाँ पे जो स्मॉल n है दैट वी कैन रिप्लेस विद कैपिटल N + 1, क्योंकि ये हमारी लास्ट टर्म है। तो इसलिए ये समेशन जो बन जाएगा दैट इज, सो दिस इज द डीजेनरेसी फॉर द 3 डिमेंशनल आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे स्मॉल n लिया है मैंने, इसको कैपिटल N लिख दिया, आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्मॉल n लिख के सॉल्व कर लो, ठीक है। डीजेनरेसी का फॉर्मूला यही बनेगा। नेक्स्ट कंसिडर the n is equal to 4 state of hydrogen atom, the maximum magnitude L of orbital angular momentum state of the system is। so यहाँ पे हमारे पास n is equal to 4 स्टेट गिवन है। अगर n 4 हो गया तो हमारे पास जो L की वैल्यू आएगी एंगुलर मोमेंटम की दैट कैन बी 0 1 2 3, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, चारों में से।
और हमें यहाँ पे L का मैग्नीट्यूड निकालना है। L का मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर रूट L इंटू L प्लस 1 H कट। अगर आंसर देखें तो क्या आ जाएगा 0, 1 के लिए √2, 2 के लिए √3 एंड 3 के लिए क्या आएगा √12। तो चारों आंसर्स में से हमारे पास जो ऑप्शंस में गिवन है दैट इज़ √12, इसीलिए हमने L = 3 के लिए निकालेंगे तो हमारा ये वाला एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू बनेगा। बाकी के लिए भी अगर आप चेक करो, अगर आप सोचो कि बाकियों के लिए भी तो कर सकते थे, पर अगर करके देखोगे तो उसमें से कोई आंसर ऑप्शंस में नहीं है, सिर्फ L = 3 के लिए ऑप्शंस में एक आंसर हमारे पास है। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द नंबर ऑफ नोड्स इन द वेव फंक्शन विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3 इज। क्वांटम मैकेनिकल जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें जो एनर्जी की वैल्यूज़ आती हैं, एनर्जी आइगन वैल्यूज़, दैट इज इक्वल टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा। और फिर हम इसका वेव फंक्शन देखते हैं दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। और हर्माइट पॉलिनोमियल जो है इसकी वैल्यू n = 0 के लिए 1 होती है, देन n = 1 के लिए x की पावर 1 होती है। जैसे ही n की वैल्यू जो चेंज होगी उतनी ही x की पावर आएगी, ठीक है, ऐसे चलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो दिस इज़ द वेव फंक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट साई नॉट x, और यहाँ पे कोई नोड नहीं है, ठीक है। नोड मीन्स जहाँ पे वो एम्पलीट्यूड जो है 0 हो जाएगी, साई की वैल्यू जो है x एक्सिस को कट करे, दैट इज़ नोड। तो n = 0 के लिए देयर इज़ नो नोड, n = 1 के लिए वहाँ पे एक नोड है, n = 2 के लिए 2 नोड्स हैं, 1 इज़ दिस, 1 इज़ दिस, एंड n = 3 के लिए देखो 1 2 3। तो n = 3 के लिए हमारे पास यहाँ पे फाइंड करना है हमने, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, इसमें सिर्फ हमारे पास 2 वेव फंक्शन गिवन है और हमने इन दोनों की ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बतानी है। ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन में जो वेव फंक्शन है उनकी प्रोडक्ट लेते हैं ψ1 स्टार इंटू ψ2 dx दैट इज़ इक्वल टू 0। अगर इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम -∞ टू +∞ तो वो 0 आ जाता है। तो दिस इज़ द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ द लाइमन सीरीज ट्रांजिशंस फॉल इन द रीजन ऑफ। लाइमन सीरीज जो है हाइड्रोजन के केस में दीज लाइन्स और सीरीज फॉल इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स के, वो MCQs डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ सो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।